नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट प्रीवियस ईयर के सवालों को। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। और इसमें जो हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे ये 2007 से लेकर के 2014 तक के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हमारे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, टू सैटेलाइट ऑफ अर्थ S1 and S2 are moving in same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is true? देखिए, ये अर्थ है, ये मान लीजिए सैटेलाइट 1, तो ये है हमारा सैटेलाइट 2। ये दोनों जो हैं सेम ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो सेम ऑर्बिट में जब घूम रहे हैं तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम। अगर ये v0 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, v0। दूसरी बात कह रहा है कि द मास ऑफ S1 इज 4 टाइम्स द मास ऑफ S2, यानी कि S1 का जो मास है वो S2 के मास से 4 गुना है। तो S2 का मास अगर हम m ले लें तो S1 का मास कितना होगा, 4m। अब यहाँ पर पहले हमसे कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सैटेलाइट आर इक्वल। दोनों सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या सेम होगी। तो एक चीज़ बताइए, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू मास इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों सेम ऑर्बिट में हैं। लेकिन यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी आप देख पा रहे होंगे, अगर हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम है, हाफ हमारा सेम है, तो ये चीज़ कांस्टेंट हो गया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर। और यहाँ पर दोनों सैटेलाइट का मास क्या है, दोनों सैटेलाइट का यहाँ पर मास जो है अलग अलग है। दोनों सैटेलाइट का मास यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर इक्वल नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अलग अलग होगा। मास अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इनका अलग अलग होगा। मास डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 1 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 2। कह रहा है कि सैटेलाइट 1 और सैटेलाइट 2 का टाइम पीरियड जो है, मतलब सैटेलाइट 1 का जो टाइम पीरियड है वो सैटेलाइट 2 के कंपेरिजन में 4 गुना होगा। तो ये भी गलत बात है। जब इनकी वेलोसिटी सेम है, ऑर्बिट सेम है, तो टाइम भी क्या लगेगा, सेम। अगर यहाँ पर S1 का आप निकालिएगा टाइम पीरियड तो हम क्या लिखेंगे, 2πr। सपोज कीजिए कि अगर ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस अगर हमारा r है तो ये भी डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, r होना चाहिए। तो 2πr अपॉन, देखिए सैटेलाइट 1 का अगर टाइम पीरियड देखिएगा, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 1, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2πr अपॉन v0। और यहाँ से अगर सैटेलाइट 2 का अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 2, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 2πr अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि जो है टाइम पीरियड जो है सैटेलाइट 1 और 2 का ये क्या है, बराबर है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 1 इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ क्या है, सैटेलाइट 2। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, सैटेलाइट 1 का टाइम पीरियड दूसरे से क्या है, 4 गुना है। तो यहाँ पर इक्वल है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट अर्थ एंड सैटेलाइट इन द 2 केसेस आर इक्वल। तो देखिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी का भी अगर आप बात कीजिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -g m r। यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी मास डिपेंडेंट है और दोनों सैटेलाइट का मास अलग अलग है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट है कि S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड। तो बिल्कुल सही, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, अगर पहला सैटेलाइट का स्पीड अगर हम देखते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव करेगा। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, तो √of gm अपॉन r जो डिस्टेंस होता है। और अगर v2 निकालिएगा दूसरे सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, gm अपॉन r।
यहाँ पर ये एम क्या है, तो एम यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, यहाँ पर अर्थ का मास हम लोग लेते हैं। और ये आर क्या है, तो आर जो है ये अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है ये। तो यहाँ पर जो है दोनों का ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। चलिए यही सवाल कॉपी हो गया है। तो यहाँ पर ये तो गलत था, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, टाइम पीरियड सेम था, ये पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग था, स्पीड दोनों का क्या था, सेम था। तो इसका आंसर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट एम अबाउट द सन इज। देखिए कोई प्लैनेट है जिसका मास है एम और यहाँ पर सन है, सन के चारों ओर ये प्लैनेट मूव कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में। अब यहाँ पर कह रहा है कि द शेडेड एरिया एस सी डी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ एस ए बी, यानी कि एस ए बी का अगर एरिया हम ए मान ले तो एस सी डी का एरिया क्या हो जाएगा 2a। अगर इसका एरिया हम a मान लेते हैं, अगर इसका एरिया हम a मान लेते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2a। अब कह रहा है कि इफ t1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम c टू d। देखिए c से d तक, c से d तक आने में अगर टाइम लग रहा है t1, यहाँ से C से D तक आने में टाइम कितना लगा है t1, एंड t2 इज द टाइम टू मूव फ्रॉम A टू B, और A से B तक जाने में टाइम कितना लग रहा है t2। तब हमसे कह रहा है कि क्या t1 और t2 बराबर होगा, क्या t1 t2 से कम होगा, या t1 जो है t2 का 4 टाइम्स होगा, या t1 जो है 2 टाइम्स होगा t2। देखिए सिंपल सी बात है, अगर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की अगर हम बात करें, केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ, अगर हम प्लैनेटरी मोशन की बात करें, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की अगर हम बात करें तो इसमें कही गई है कि एवरी प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कोई भी प्लैनेट जो सन के चारों ओर मूव कराइए बराबर बराबर समय में क्या करता है, बराबर बराबर दूरी को तय करता है। तो अगर यहां पर एरिया ए है और यहां पर एरिया 2 है, तो ये एरिया अगर डबल है तो ये समय भी क्या लगा होगा, डबल लगा होगा। यानी कि t1 जो है ये क्या है, तो ये 2 टाइम्स है किसके, t2 के। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2। चूंकि इलिप्टिकल पाथ में कोई भी प्लैनेट अगर सन के चारों ओर चल रहा है तो ये बराबर बराबर समय में बराबर बराबर दूरी को तय करता है। तो चूंकि ये जो एस सी डी वाला रीजन है इसमें एरिया डबल है, तो एस ए बी के रेस्पेक्ट में, और तो एस ए बी में जितना टाइम लगेगा उससे डबल टाइम लगेगा एस सी डी में। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ द अर्थ आर 4r एंड r रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 2 सैटेलाइट जो है इसके लिए अर्थ के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है ये 4r और r है। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3v देन द स्पीड ऑफ सैटेलाइट b विल बी। देखिए जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रोटेट करेगी तो वो अपने ऑर्बिटल वेलोसिटी से चलती है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √of gme अपॉन r, gme अपॉन r। तो यहाँ से g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me क्या हो गया, me क्या हो गया, तो अर्थ का मास, और r क्या है, तो r है हमारा डिस्टेंस, r हमारा क्या है डिस्टेंस, या इसको स्मॉल r लिख देते हैं, r हमारा क्या है डिस्टेंस।
तो यहाँ से ये ग्रेविटी और ये अर्थ का मास तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो अंडर रूट ऑफ आर के। देखिए ऐसे लिख देते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट आर। आर क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो यहाँ से अगर हम ये लिखना चाहें वी ए अपॉन वी बी, वी बी अपॉन वी ए अगर हम लिखना चाहें तो इसके लिए क्या लिखना होगा, रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी का क्या लेना होगा, यहाँ पर रूट लेना होगा। तो यहाँ से वी बी हमारा कितना है ये निकालना है, ए का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ वी, अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ ए कितना है तो 4r, 4r, रेडियस ऑफ ए कितना है 4r और रेडियस ऑफ बी कितना है r। तो यहाँ से ये कैंसिल कीजिएगा तो ये 2 बचेगा, तो वी बी कितना हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 यानी कि 6v, यानी कि सैटेलाइट बी की वेलोसिटी क्या आ गई, तो सैटेलाइट बी की वेलोसिटी आ गई 6v, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल सेल ऑफ सेम मास एंड रेडियस a। A particle of mass m is situated at the center of a spherical cell of mass same mass and radius a. The gravitational potential at a point situated at a by 2 distance from the center will be। देखिए एक चीज तो समझिए कि कोई भी अगर स्फेरिकल सेल होता है, देखिए सेल के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है ये कितना होता है, सेल के कारण जो पोटेंशियल बनता है ये कितना होता है, याद रखिएगा ये होता है माइनस ऑफ GMM अपॉन माइनस ऑफ GM अपॉन R। M यहां पर क्या है तो मास और R क्या है तो आपका डिस्टेंस। तो सबसे पहले यहां पर एक पार्टिकल है या फिर आप R को रेडियस समझ सकते हैं, रेडियस। तो यहां पर पार्टिकल है तो सबसे पहले पार्टिकल के लिए पोटेंशियल निकालेंगे तो ये VP लिखेंगे। ये किसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये हम निकाल रहे हैं पार्टिकल के लिए, तो VP। तो इसको क्या लिखेंगे माइनस ऑफ कैपिटल G और मान करके चलिए कि इसका मास कितना है तो m और डिवाइडेड बाई इसका रेडियस कितना है पार्टिकल का, तो पार्टिकल का रेडियस है a/2। A particle of mass m is situated at the center of a spherical cell of same mass and radius a। सॉरी पार्टिकल का रेडियस है a, तो इसको क्या लिखेंगे a लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसके लिए निकालें कि जो हमारा सेल है, सेल के लिए पोटेंशियल कितना बनेगा, तो पोटेंशियल फॉर सेल तो ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ GM अपॉन इसके लिए रेडियस क्या लेंगे a/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 GM अपॉन a। अब यहाँ पर अगर नेट पोटेंशियल की अगर हम बात करें कि नेट पोटेंशियल हमारा कितना बनेगा, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल के लिए दोनों को ऐड करना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेल। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए पार्टिकल के लिए है माइनस ऑफ GM अपॉन a और ये कितना है माइनस ऑफ 2 GM अपॉन a। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3 GM अपॉन a। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माइनस ऑफ 3 GM अपॉन a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि द डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑन डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए ऐसे समझिए बात को कि ये अर्थ है हमारा और ये अर्थ का सपोज कीजिए कि रेडियस है r, ठीक। ये अर्थ का सेंटर और रेडियस क्या है r, ये हमारा अर्थ है। अब समझेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑन द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एज्यूम टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस r ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एज शोन बिलो। देखिए अगर अर्थ का रेडियस r है, ठीक, अर्थ को आप एक यूनिफॉर्म स्फीयर मान लीजिए, तो इसके रेस्पेक्ट में
ग्रेविटी कैसे वैरी करेगी, इसके लिए सही ग्राफ आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि ग्रेविटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। लेकिन कब कब? तो जब रेडियस जो हमारा है कम या फिर बराबर हो किसके, सॉरी डिस्टेंस हमारा कम या बराबर हो किसके, अर्थ के रेडियस के। यानी कि जब सेंटर से हम सरफेस की तरफ आएंगे, सेंटर से जब हम किधर आएंगे, सरफेस की तरफ, तब ग्रेविटी बढ़ती है। तो एक रिलेशन तो ये हो गया, हम लोग जानते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर सरफेस से ऊपर हम जा रहे हैं तब जो है ये वेरिएशन क्या होगा, तब यहाँ पर ग्रेविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। यानी कि ये कब वैलिड है, तो जब आर ग्रेटर देन क्या हो, रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि अगर डिस्टेंस अर्थ के रेडियस से अधिक है तो ग्रेविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ। यानी कि यहाँ पर यह है कि अगर सेंटर से सरफेस की तरफ आप आइएगा तो पहले ग्रेविटी बढ़ेगा, और अर्थ के सरफेस अगर ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी घटेगी। तो सिंपल, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा रहा सेंटर, तो यहाँ पर तो घट रहा है पहले ही, यहाँ पर कांस्टेंट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन कहाँ तक, तो जब हम रेडियस तक पहुँच जाएंगे तब। इसके बाद फिर ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसके लिए जो सही ग्राफ हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around a planet of mass m to transfer it from a circular orbit of radius r1 to radius r2 is। देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि सबसे पहले आप समझिए कि ये रहा हमारा अर्थ, ये हमारा है अर्थ, ये हमारा है अर्थ, और अर्थ के रिस्पेक्ट में यहां पर कोई एक सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रही है इस प्रकार से। अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। यहां पर है, सपोज कीजिए कि हमारा एक सैटेलाइट, ये अर्थ का सेंटर, ये हमारा अर्थ है। चलिए ये था हमारा अर्थ। अभी जो सैटेलाइट का डिस्टेंस है ये कितना है, तो ये डिस्टेंस बोला गया कि सैटेलाइट का जो है रेडियस अभी है r1। हम चाहते हैं कि ये सैटेलाइट चला जाए किसी दूसरे ऑर्बिट में, हम ये चाह रहे हैं कि ये सैटेलाइट चला जाए किसी दूसरे ऑर्बिट में। यानी कि यहाँ से ये सैटेलाइट जंप करे और सपोज कीजिए कि इस ऑर्बिट में पहुँच जाए, और अब जो इसकी रेडियस है यहाँ से ये कितना बनना चाहिए, तो ये होना चाहिए r2। तो इसको कितना एडिशनल काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें कि टोटल एनर्जी इस सैटेलाइट के पास कितना होगा, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले अगर हम एनर्जी 1 निकालें कि पहले एनर्जी कितना है, पहले इस ऑर्बिट का निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कैपिटल जी एम एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 1, ये हो गया पहले। अब जो है इसको दिया गया है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देने के बाद अब इसकी जो एनर्जी बन रही है ये E2 बन रही है, तो इसका एनर्जी अब क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2r2, चूंकि यहाँ पर अब रेडियस क्या हो गया है r। यानी कि यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी 1 को जब काइनेटिक एनर्जी दिया गया तब ये क्या बन गया, एनर्जी 2 बन गया। यानी कि यहाँ से कितना काइनेटिक एनर्जी हम दिए, ये अगर फाइंड आउट करना हो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी 2 माइनस क्या करना होगा, एनर्जी 1। तो इसको बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एनर्जी 2 कितना है, माइनस ऑफ कैपिटल जी एम एम अपॉन 2r2 और माइनस, फिर क्या करेंगे, तो फिर माइनस कितना करेंगे, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r1।
और जब इतना करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ तो आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ऐसा करते हैं कि हम कैपिटल जी एम को ले लेते हैं कॉमन और डिवाइडेड बाई 2 को भी हम ले लेते हैं कॉमन। तो ये अंदर में कितना बच जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा 1/r1 और ये क्या हो जाएगा -1/r2, यानी कि इतना एडिशनल काइनेटिक एनर्जी देनी होगी, तब ये सैटेलाइट जो है क्या होगा दूसरी ऑर्बिट में चला जाएगा। तो कितना काइनेटिक एनर्जी देना है, तो हाफ ऑफ GMM इंटू 1/r1 - 1/r2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल क्या है कि अ प्लैनेट मूविंग अलोंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट अ डिस्टेंस r1 and farthest away at a distance r2. If v1 and v2 are the linear velocity at these points respectively, then the ratio of v1 upon v2 is। देखिए सिंपल सी बात है कि एक सैटेलाइट आपका है, चलिए S1, ये नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया, इसको बोल देते हैं कि ये हमारा सैटेलाइट 1 है और इसको बोल देते हैं कि ये सैटेलाइट 2 है। नियरेस्ट डिस्टेंस जो है सैटेलाइट 1 का ये कितना है, तो ये r1 है सन से, और जो फारदेस्ट डिस्टेंस है इस सैटेलाइट का सन से ये कितना है, तो इसको मान लेते हैं कि r2 है। अब यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन में, सपोज कीजिए कि इसका वेलोसिटी v1 है और इस सैटेलाइट का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो v2 है। तो हमसे पूछ रहा है कि v1 और v2 का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जब ये इलिप्टिकल पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर नेट टॉर्क क्या है, 0। यहाँ पर हम नेट टॉर्क की अगर हम बात करें, यहाँ पर नेट टॉर्क हमारा क्या है, तो नेट टॉर्क 0 है, यानी कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम इस पोजीशन पर है वही एंगुलर मोमेंटम यहाँ होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, L1 इज इक्वल टू L2। तो m, देखिए सैटेलाइट 1 है तो इसका मास भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो m इंटू V1 इंटू R1 इज इक्वल टू m इंटू V2 इंटू R2। तो यहाँ से मास वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, V1/V2। तो V1/V2 जो होगा ये कितने के बराबर, तो इसको हम बोलेंगे ये होगा R2/R1 के बराबर। V1/V2 किसके बराबर हो जाएगा, तो R2/R1 के बराबर, यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसको आप चाहें तो एक और फॉर्मूला भी है, आप इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला याद रखिए, उससे भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तब, और नहीं याद है तो आप एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाइए। जो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो एंगुलर मोमेंटम है और जो इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप इसको इक्वेट करके निकालिए। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अ स्फेरिकल प्लैनेट हैज अ मास mp एंड डायमीटर dp। देखिए किसी स्फेरिकल प्लैनेट का मास दे रखा है mp और डायमीटर कितना है dp। हमसे कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए सिंपल सा कह रहा है कि कोई प्लैनेट का मास mp है, डायमीटर dp है। अगर उस प्लैनेट पर कोई पार्टिकल फ्रीली फॉल कर रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो क्या होगी। तो आइए सिंपल सी बात, अगर हम अर्थ के लिए बात करते हैं तो अर्थ के लिए जो है हम ग्रेविटी को क्या लिखते हैं, तो कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन क्या करते हैं, अर्थ के रेडियस का स्क्वायर करते हैं। ये काम करते हैं किसके लिए, अर्थ के लिए। अब यहां पर अर्थ के लिए ना बात करके हमको बात करना है किसी प्लैनेट के लिए। तो प्लैनेट के लिए जो ग्रेविटी होगा इसको Gp लिख देते हैं, इक्वल टू कैपिटल G तो सेम रहेगा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां पर प्लैनेट का मास लेंगे mp
और यहाँ पर रेडियस जो लिखेंगे, रेडियस क्या लिखेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि रेडियस होता है डायमीटर का आधा। तो यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है तो dp अपॉन क्या करना है 2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो इस प्लैनेट के लिए जो ग्रेविटी होगी ये क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट अपॉन सॉरी यहाँ पर स्क्वायर करना होगा ना, यहाँ पर क्या करना होगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर भी करेंगे, तो स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से 4 ऊपर आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट अपॉन डायमीटर ऑफ प्लैनेट का क्या करना होगा स्क्वायर। तो ये होगा ग्रेविटी किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, या फिर उस प्लैनेट का ग्रेविटी ये है 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट, 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट अपॉन डायमीटर ऑफ प्लैनेट का क्या करेंगे स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 5 r above the surface of earth, r being the radius of the earth. The time period of another satellite in hours at a height of 2r from the surface of earth is, देखिए सपोज कीजिए कि ये हमारा है अर्थ, ये हमारा है अर्थ, ये अर्थ का सेंटर और अर्थ का रेडियस कितना है r। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ के रेडियस से कितना ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप देख रहे हैं ये अर्थ से कितना ऊपर है, तो अर्थ के रेडियस का 5 टाइम्स यानी कि 5r ऊपर है। अब कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन आवर, दूसरे सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड घंटा में बताना है जो कि 2r डिस्टेंस पर चल रही है अर्थ के सरफेस से। यानी कि अगर अर्थ का रेडियस r है तो देखिए दूसरा सैटेलाइट जो है इस हाइट पर है 2r हाइट पर है, यानी कि अर्थ के रेडियस से 2 गुने हाइट पर है। तो इसके लिए टाइम क्या होगा ये आपको बताना है घंटा में। तो देखिए सिंपल सा बात है, इसमें हम क्या करेंगे तो टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी तो दोनों का सेम रहे, अगर यहाँ पर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो ये क्या होता है डिपेंड करता है टाइम पर। देखिए अगर यहाँ से हम ये देखें कि टाइम पीरियड क्या होता है, या फिर ये इधर समझते हैं इसको। देखिए सिंपल अगर हम बात करें कि टाइम पीरियड क्या होता है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन जो हमारा डिस्टेंस है r अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होगा ये 2 पाई r अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है तो अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है ये क्या हो जाएगा तो 2 पाई, अब इस r को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर 1/2 और इसका पावर 1, तो ये r का पावर हो जाएगा 3/2 और नीचे में क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल Gm। यहाँ पर m जो है ये अर्थ का मास है, m किसका मास है तो अर्थ का मास है m। तो यहाँ से ये चीज कांस्टेंट हो गया, 2 पाई कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से इस रिलेशन का यूज करके क्या आप ये बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है ये रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ से अगर हम इस बात को कह पा रहे हैं तो टाइम पीरियड निकालना है किसका दूसरे प्लैनेट का, तो हम यहाँ से ये लिखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड प्लैनेट अपॉन टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट प्लैनेट जो होगा ये इक्वल होगा किसके, या पहले इसका स्क्वायर लगाइए तो इसका जो स्क्वायर है ये इक्वल होगा किसके तो R2 अपॉन R1 के क्यूब के। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ से T2 अपॉन T1 का जो स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं तो R2 कितना है तो ये 2r और यहाँ से अर्थ का रेडियस भी कितना है r। देखिए सॉरी ये जो डिस्टेंस लिया गया है ये अर्थ के सरफेस से लिया गया है, ये है 2r। तो अगर हम
सेकेंड रेडियस की बात करें तो सेकेंड रेडियस आप ये बोल सकते हैं कि ये 2r ऊंचाई पर चल रहा है और अर्थ का रेडियस r है, यानी कि r2 हमारा 3 टाइम्स ऑफ अर्थ के रेडियस के बराबर होगा और r1 जो होगा ये 5r प्लस r के बराबर होगा, यानी कि ये 6r के बराबर होगा। तो यहाँ से हम r2 को क्या लिखेंगे, तो ये 3r अपॉन 6r का क्या करना है, क्यूब। तो यहाँ से ये कितने बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 1/8। तो यहाँ से T2 अपॉन T1 अगर हम लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2√2। T2 अपॉन T1 कितना आ गया, 1/2√2। हमें T2 निकालना है तो T2 हम क्या लिखेंगे, तो T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन 2√2। अब देखिए टाइम पीरियड, तो ये 5R पर चल रहा है और ये कौन सा सेटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। और हम लोग जानते हैं कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड है ये 24 घंटे का होता है। तो यहाँ से इसको क्या लिखना होगा, 24/2√2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 12 बार में। तो T2 कितना हो गया, तो 12/√2। अब जो है आप चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको √2 से गुणा करें और √2 से डिवाइड कीजिए। तो ये 2 और 2 हो जाएगा 2, √2 × √2 2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 6 बार में। तो जो हमारा टाइम पीरियड आ गया सेकेंड सेटेलाइट का, ये कितना हो जाएगा, तो 6√2 आवर, यानी कि 6√2 घंटे में दूसरी सेटेलाइट एक चक्कर को पूरा करेगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये भी अच्छा सवाल था। यहाँ पर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का टाइम पीरियड नहीं दिया था, लेकिन हमको मालूम है कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। तो यहाँ पर हम इसको पुट करके सॉल्व किए। यहाँ से क्या किए, टाइम पीरियड पहले निकाले 2πr अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r। यहाँ पर जो है gm कांस्टेंट था हमारा, 2π कांस्टेंट था। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। फिर इसको रिलेट करके हम लोग इसको सॉल्व किए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सवाल है। कहता है कि द हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r। एक चीज समझिए कि पृथ्वी के सतह से हम कितना ऊंचाई पर जाएं कि किसी वस्तु का जो भार है उसके मूल भार का 1/16वां भाग रह जाए। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं। एक फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एज वी गो एबव द अर्थ सरफेस, एज वी गो एबव द अर्थ सरफेस, जब हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू बदलती है और ये कितनी हो जाती है, तो g' इज इक्वल टू g अपॉन 1 + h/r का क्या होता है, स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है आपको आता है कि नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये g का फॉर्मूला है जब हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं। तो ये नया g है। तो ऐसा करते हैं कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए, g' इज इक्वल टू g अपॉन 1 + h/r का स्क्वायर। r क्या है, तो रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको अगर भार बनाना है तो जिस वस्तु को आप ऊपर लेकर के जा रहे हैं क्या उसका मास बदलेगा, नहीं। तो इसको भार बनाने के लिए हम m लिख दिए, तो यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये क्या हो गया, वेट, और इधर भी क्या हो गया, वेट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वेट 1/16 हो जाए। तो अगर यहाँ पर mg का वैल्यू, अब ऐसे समझिए कि अगर mg का वैल्यू हमारा, mg का वैल्यू अगर w है तो ये mg' क्या हो जाना चाहिए, w/16। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होना है, अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो ये जो नया भार आएगा ये पहले वाले भार का 16 गुना होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 + h/r का स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है कि ये कितना डिस्टेंस हम ऊपर जाएं। तो यहाँ से ये चीज़ तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा। तो देखिए 1 + h/r कितने के बराबर, 4 के बराबर।
यहाँ से जो है 1 प्लस एच अपॉन आर कितने के बराबर, 4 के बराबर हो जाएगा। तो एच अपॉन आर कितने के बराबर, 3। तो जो हाइट हमारा आएगा ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ आर। यानी कि पहले जितना हाइट मतलब अर्थ का अगर रेडियस आर है तो इसके 3 गुने ऊंचाई पर जाइए। दरअसल यहाँ पर जो आर है ये आर ई प्लस एच के बराबर हम लोग लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 टाइम्स ऑफ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड on a particle with distance r due to a thin spherical shell of radius r. r is measured from the center of spherical shell। देखिए अब ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, ठीक। इस सेल की जो रेडियस है ये कितनी है, कैपिटल आर। तो एक डिस्टेंस हम यहां पर लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल आर। और एक डिस्टेंस हम कहीं बाहर हम ले लेते हैं कोई पॉइंट पर, ये हो गया हमारा, चलिए इसको भी हम आर डैश बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे वेरी करता है। तो एक चीज तो समझिए कि अंदर में जो बनेगा इसका, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या होगा, 0। तो अगर इनसाइड की हम बात करें, स्फेरिकल सेल के इनसाइड की अगर हम बात करें, इनसाइड कहने का मतलब कि आर लेस देन आर है, तो इसके लिए जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी ये क्या बनेगी, 0। इसके लिए जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ये क्या होगा, 0। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या होगी, 0। अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेस यानी कि r इक्वल टू आर, तो यहां पर ग्रेविटी क्या हो जाएगा, तो यहां पर ग्रेविटी हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर। और अगर हम आउटसाइड की बात करें कि जब हम स्फीयर से बाहर निकल गए यानी कि आर ग्रेटर देन आर, तो यहाँ पर ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर, जो भी हमारा डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से हम रेडियस तक आए तो ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, 0। ये चीज़ तो यहाँ भी वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये तो पहले ही गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि बढ़ेगा, ये भी गलत। यहाँ पर कह रहा है ये बढ़ेगा, ये भी गलत। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से जब हम रेडियस तक आए यानी कि सेंटर से हम चले और ये सरफेस है, सरफेस तक का जो डिस्टेंस ये रेडियस के बराबर है, तो यहाँ तक ग्रेविटी 0 रहेगी। सरफेस तक आने तक सरफेस पर क्या होगा, माइनस ऑफ जी एम बाई आर। और सरफेस से अगर ऊपर चलेंगे तो फिर ये क्या होगा, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, यानी कि अब जो है ये ग्रेविटी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वैसे बेहतर है कि आप इस ग्राफ को याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द, बेहतरीन सवाल, इफ वी ई इज द एस्केप वेलोसिटी एंड वी नॉट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट फॉर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, देन दीज आर रिलेटेड बाई। देखिए वी ई जो है एस्केप वेलोसिटी है और वी नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो जिस वेलोसिटी के साथ कोई भी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी को अगर पार करना चाहती है तब वो जिस वेलोसिटी के साथ जाएगी उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एस्केप वेलोसिटी होता है ये अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जी इंटू आर। और हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी आर। अब ऐसे समझिए इसको, अगर हम एस्केप वेलोसिटी को ही लिख रहे हैं तो क्या इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी आर। तब इस कंडीशन में वी ई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 इंटू रूट जी आर को हम क्या लिखेंगे, वी नॉट। यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट 2 टाइम्स है, अब एक बात और समझिए नोट में, जैसे अगर हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी 1 है तो इसके रेस्पेक्ट में एस्केप वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 1.41।
तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कितना % से बढ़ाएं कि वो एस्केप वेलोसिटी बन जाए। तो यहाँ पर कितना अधिक है, तो 0.41। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बढ़ेगा घटेगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें घटता या बढ़ता है उसको नीचे रखते हैं, और परसेंटेज के लिए 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये डेसिमल से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया 41%। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो उसके वेलोसिटी को अगर हम 41% से इंक्रीज कर दें तो वो क्या कर जाएगी, वो एस्केप कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट whose gravitational field is so strong that even a light cannot escape from it। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लैक होल जो है एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इतनी अधिक है कि उससे एक लाइट भी पास नहीं कर सकता। सोचिए लाइट का स्पीड कितना है, तो लाइट का स्पीड है, लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि एक लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ का मास दिया हुआ है हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी अ ब्लैक होल। तो अर्थ जो है इसको हम कितना कंप्रेस कर दें कि ये ब्लैक होल की तरह बिहेव करनी शुरू कर दे, यानी कि यहां से भी जो है लाइट एस्केप नहीं कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एस्केप नहीं कर सकता है। देखिए ये दरअसल ये प्रैक्टिकली संभव तो है नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले समझिए कि ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि ये कैसा क्वेश्चन है, तो ये एक प्रकार से आप इसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कह सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ही चीज करेंगे कि जो एस्केप वेलोसिटी है इसको कंपेयर कर देना है लाइट के स्पीड से, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ gm अपॉन जो r है इसको कंपेयर कर दीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो इसको जब रेडियस निकालना है तो √, क्या लिखेंगे, 2 × g का वैल्यू डाल दीजिए 6.67 × 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अर्थ का मास आपको दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारा एस्केप वेलोसिटी है इसको कंपेयर कर देना है लाइट के स्पीड से, यानी कि √2gm अपॉन r को कंपेयर कर देना है c से। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो √2 का वैल्यू, सॉरी √2 तो 2 ही रह जाएगा, 2 ही रहेगा। g का वैल्यू डालिए 6.67 × 10⁻⁻11। g का वैल्यू, सॉरी अर्थ का जो मास है ये आपको दे रखा है 5.98 × 10⁻24 kg डिवाइडेड बाई r, और यहाँ पर इसका क्या करेंगे, लगाएंगे रूट, और इसका टू कंपेयर कीजिए लाइट के स्पीड से, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ से रेडियस जब फाइंड कीजिएगा तो ये करीब करीब जो है ये 10⁻⁻2 मीटर के अप्रॉक्स में आपको आता हुआ दिखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर सवाल है कि डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई ऑफ अर्थ विथ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ करेक्टली रिप्रेजेंट। अभी आप स्फेरिकल सेल को देख रहे थे कि सेंटर से चलिएगा तो पहले जो है ग्रेविटी बढ़ेगी, पहले क्या होगी, ग्रेविटी बढ़ेगी, फिर क्या होगी, घटेगी। तो इसका जो सही आंसर है, सही डायग्राम आप इसको याद भी रख सकते हैं ये रिलेशन को, तो इसका ऑप्शन ए जो है ये सही ग्राफ बनेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये जो है हम लोग देखें कि 2007 से लेकर के 2014 तक के सवालों को हम लोग कवर किए। इसमें टोटल 14 सवाल पूछे गए थे जिसका आंसर यहाँ पर हम दे भी दिए हैं इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, इसको स्कैन कर लीजिएगा,
इसमें लिखा हुआ है फॉर PDF एंड मोर अपडेट स्कैन द QR कोड एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। या फिर जो है अगर आपको ऐसे ज्वाइन करने में परेशानी आती है तो आप टेलीग्राम में जाएं और वहां पर मेरा नाम सर्च करें, कृपा शंकर, तो वहां से जो है आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी अपडेट्स या फिर और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिल सकता है। चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन हमारा यहीं पर होता है समाप्त। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।